आज की हमारी इस डीप डाइव का मकसद उसी नीली रेखा के पीछे छिपी खौफनाक और हैरान कर देने वाली भौतिकी को समझना है। हमारे पास आज कुछ बहुत ही शानदार भौगोलिक नोट्स हैं, निमोनिक्स। तो चलिए इस एक्शन फिल्म का पहला सीन खोलते हैं। हमारे दिमाग में एक धारणा बचपन से बैठी हुई है कि गोमुख से गंगा निकलती है, लेकिन जब मैंने नोट्स को देख रहा था तो मुझे एक अजीब सी उलझन हुई। अच्छा, गोमुख से जो धारा तेज गति से पहाड़ों को चीरते हुए निकलती है वो तकनीकी रूप से गंगा है ही नहीं, वो भागीरथी है। तो अगर गंगा गोमुख से नहीं निकलती तो फिर ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी गोमुख से नहीं बल्कि सतोपंत ग्लेशियर से शुरू होती है। गोमुख और भागीरथी का अपना एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर हम गंगा के पूरे तंत्र को, उसके मेन पानी के हिस्से को समझना चाहते हैं तो फोकस भागीरथी पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हमारा ध्यान अलकनंदा नदी पर होना चाहिए। अलकनंदा वो मुख्य धुरी है जिस पर ये पूरा का पूरा नदी तंत्र टिका हुआ है। वाह, तो मुझे पता ही नहीं था। अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं तो मतलब अलकनंदा एक बहुत पुराने, चौड़े और विशाल प्राकृतिक हाईवे की तरह है ना। और ये नदियां सिर्फ एकदम साफ पानी लेकर नहीं आती, ये अपने साथ पहाड़ों को काटकर निकाली गई बड़ी बड़ी चट्टानें, ग्लेशियर की बर्फ और हजारों टन गाद लेकर आती हैं। जब ये दूसरी नदी से मिलती है ना तो वो एक भयंकर टक्कर होती है। बाप रे। और इन्हीं खौफनाक टकराव वाले स्थानों को हमारे यहाँ प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा के इस हाईवे वाले सफर में ऐसे 5 प्रमुख संगम आते हैं जिन्हें हम पंचप्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। लेकिन ईमानदारी से कहूं मैम तो मंदाकिनी, पिंडर, धौलीगंगा, इन नदियों को इन प्रयागों के साथ सही क्रम में याद रखना मेरे लिए हमेशा से एक सिरदर्द रहा है। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इन 5 जंक्शंस को उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी हिमालय से नीचे उतरते हुए क्रम में याद रखने का एक बहुत ही शानदार कोड आपके नोट्स में है। इसे ध्यान से सुनना। हाँ, मैंने वो कोड देखा है। एक छोटा सा वाक्य है, विष्णु के नंद के कान में रुद्र और देव बसे हैं। जी, पहली बार सुनने में तो ये किसी पुरानी पहेली या लोक कथा की लाइन लगती है, लेकिन भौगोलिक रूप से ये एक मास्टर की है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। बिल्कुल। इस वाक्य का पहला शब्द है विष्णु, जो उत्तर में सबसे ऊंचाई पर स्थित पहले संगम यानी विष्णु प्रयाग को दिखाता है। यहाँ मुख्य हाईवे यानी अलकनंदा में आकर जो नदी पूरी ताकत से टकराती है वो है धौलीगंगा। इसके बाद नीचे उतरते हुए दूसरा जंक्शन आता है नंद यानी नंद प्रयाग। अब यहाँ कौन सी नदी आकर मिलती है? नंदाकिनी। ये तो बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। एकदम सही। फिर वाक्य का तीसरा शब्द है कान, जिसका सीधा मतलब है कर्णप्रयाग। यहाँ अलकनंदा के इस हाईवे में पिंडर नदी अपना भारी मलबा और पानी मिलाती है। पिंडर नदी, ठीक है। यहाँ तक आते आते ना अलकनंदा का आकार बहुत विशाल हो चुका होता है। और फिर आता है चौथा शब्द रुद्र, जो रुद्र प्रयाग का संकेत है। ये एक बहुत ही खतरनाक संगम है। खतरनाक क्यों? क्योंकि यहाँ केदारनाथ की तरफ से आने वाली मंदाकिनी नदी सीधे अलकनंदा में गिरती है। इन दोनों का संगम बहुत ही प्रचंड होता है। और इन सब के बाद अंत में आता है देव यानी देव प्रयाग। ये वो आखिरी और सबसे अहम जंक्शन है जहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। यहाँ आकर इस विशाल अलकनंदा हाईवे में वो नदी आकर टकराती है जिसकी बात हमने सबसे पहले की थी, वो मुख से आने वाली भागीरथी। हाँ, जब देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का पानी आपस में मिलता है तो वो केवल 2 नदियों का मिलन नहीं होता, वो 2 अलग अलग घाटियों की ऊर्जा का विलय होता है। इस संगम के बाद जो संयुक्त और गहरी धारा आगे बढ़ती है उसे ही आधिकारिक तौर पर पहली बार गंगा का नाम मिलता है। देवप्रयाग में गंगा बनने के बाद ये नदी पहाड़ों से नीचे उतरना शुरू करती है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन इस पूरे सफर में एक जगह ऐसी आती है जहां नदी की पूरी भौतिकी, उसका पूरा कैरेक्टर अचानक से बदल जाता है। और वो जगह है हरिद्वार। हरिद्वार। मैं तो हरिद्वार को एक भौगोलिक स्पीड ब्रेकर की तरह देखता हूँ। मतलब एक गाड़ी जो संकरी पहाड़ी सड़क पर 100 की स्पीड से नीचे आ रही थी, अचानक उसे एक सपाट मैदान मिल जाता है। स्पीड ब्रेकर एक बहुत ही सटीक उपमा है। पहाड़ों में नदी एक संकरी वी शेप की घाटी में फंसी होती है। ढलान का गुरुत्वाकर्षण उसे बहुत तेज स्पीड देता है, लेकिन हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करते ही वो ढलान लगभग 0 हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी
अचानक से कम हो जाती है। और स्पीड कम होने से नदी चौड़ी होने लगती है ना? पानी फैलकर शांत हो जाता है। अब यहां से नदी 5 राज्यों का सफर तय करती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। लेकिन एक सेकंड, झारखंड? हाँ, यही वो पॉइंट है जहां अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। इसे झारखंड ट्रैप कहा जाता है। सच में, जब भी गंगा के रास्ते की बात आती है तो मेरे जैसे कई लोग झारखंड को पूरी तरह भूल जाते हैं। दिमाग में बस यूपी, बिहार और फिर सीधा बंगाल आता है। नक्शे को ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन गंगा असल में झारखंड के साहिबगंज जिले की उत्तरी सीमा को कुछ किलोमीटर तक छूते हुए बहती है। तकनीकी रूप से ये एक पूर्ण राज्य है जहां से गंगा गुजरती है, और यही छोटी सी डिटेल लोगों को फंसा देती है। लेकिन देखिए, मैदानी इलाकों में इतनी धीमी गति से बहते हुए गंगा अपने दम पर इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकती। गर्मियों में वाष्पीकरण होता है, मिट्टी पानी सोख लेती है, तो इसे अतिरिक्त पानी की जरूरत होती है। और यहीं पर इसकी सहायक नदियां काम आती हैं। यहां भी नदी के बाएं तट यानी हिमालय की ओर से मिलने वाली नदियों को याद रखने का एक मजेदार कोड है। रामू गोमती का घाघरा गंडक की कोसी में महान है। ये कोड एक बार में पूरा भौगोलिक क्रम सेट कर देता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। रामू से रामगंगा, गोमती, घाघरा, फिर गंडक, कोसी और महान से महानंदा। ये सारी नदियां हिमालय से ताजा पानी लेकर गंगा में मिलाती हैं। लेकिन इन सब में ना एक नदी ऐसी है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। हम इसे शोक कहते हैं, लेकिन अगर इसके पीछे की भौतिकी देखें तो क्या सच में कोई नदी जानबूझकर तबाही मचाती है? बिल्कुल नहीं। कोसी का बर्ताव किसी जानबूझकर की गई तबाही का परिणाम नहीं है। ये तो शुद्ध रूप से गतिज ऊर्जा और मलबे के जमाव का एक बहुत ही क्रूर विज्ञान है। देखिए, कोसी नेपाल के बहुत ऊंचे और अस्थिर हिमालय से निकलती है। वहां से जब ये नीचे आती है तो इसका वेग इतना ज्यादा होता है कि ये पहाड़ों को खुरचकर लाखों टन चट्टानें और गाद ले आती है। मतलब इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़े पाइप को जिसमें पीछे से भयंकर प्रेशर में पानी और मलबा आ रहा है। ये कोसी नदी है। अब जैसे ही ये नदी नेपाल के पहाड़ों से निकलकर अचानक बिहार के एकदम समतल मैदान में गिरती है, पानी की स्पीड एकदम 0 हो जाती है। और यहीं से असली तबाही शुरू होती है। पानी की स्पीड कम होने से ना नदी के उस भारी मलबे को आगे धकेलने की ताकत खत्म हो जाती है। तो वो सारा मलबा नदी के अपने ही तल में जमा होने लगता है। मतलब नदी अपना ही रास्ता, अपना ही पाइप खुद ब्लॉक कर लेती है। वो एक जाम हो चुकी नाली बन जाती है। एकदम सही। अब सोचिए, सामने मलबा जमा है, लेकिन पीछे से तो पानी लगातार उसी प्रेशर से आ रहा है ना। पानी को आगे निकलने की जगह नहीं मिलती, तो वो दबाव किनारों पर पड़ता है। किनारों की मिट्टी उस दबाव को सह नहीं पाती और फट जाती है। और फिर पानी उन नए रास्तों से बहने लगता है जहां कोई नदी पहले थी ही नहीं। लोग सो रहे होते हैं और अचानक उनके गांव में एक नई नदी घुस आती है। तो कोसी कोई विलन नहीं है, वो केवल अचानक बदलने वाली भौतिकी का शिकार है। हिमालय से नीचे आना, मलबे का जमा होना, ये सब कुछ गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी के नियमों के दायरे में आता है। हाँ, वो तो है। हिमालय का पानी तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ रहा है, लेकिन अब मैं जिस नदी की बात करने वाला हूँ उसने मेरे दिमाग की बत्ती पूरी तरह गुल कर दी। अच्छा, कौन सी नदी? वो नदी जो दाएं तट से प्रायद्वीपीय पठार की ओर से गंगा में मिलती है, सोन नदी। सोन नदी। ये भारतीय भूगोल का एक बहुत बड़ा अपवाद है। अरे, मुझे भौतिकी के बेसिक नियम पता है। पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, वो कभी ऊपर नहीं चढ़ सकता। पठार की ढलान या तो पूर्व की ओर है या पश्चिम की ओर। तो फिर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली ये सोन नदी सीधे उत्तर की ओर कैसे बह रही है? ये उल्टी दिशा में गुरुत्वाकर्षण को चकमा कैसे दे रही है? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसका जवाब आज की सतह के भूगोल में नहीं मिलेगा आपको। इसे समझने के लिए हमें जमीन के अंदर झांकना होगा। लाखों साल पुरानी टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचलों को समझना होगा। मतलब जो सतह पे दिख रहा है, असली कहानी उसके नीचे चल रही है। बिल्कुल। करोड़ों साल पहले जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से पूरी ताकत से टकरा रही थी, तो उस भयंकर दबाव के कारण जमीन के अंदर दरारें पड़ गईं। जमीन के बड़े बड़े हिस्से नीचे धंस गए। इन्हें भूविज्ञान में भ्रंश घाटी या ड्रिफ्ट वैली कहा जाता है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके घर के फर्श की ढलान एक तरफ हो, लेकिन अचानक फर्श के बीच में एक गहरी दरार बन जाए जो उल्टी दिशा में जा रही हो। अगर आप पानी डालेंगे तो पानी फर्श की ढलान को नहीं, उस दरार को फॉलो करेगा। सही पकड़े हैं, एकदम सटीक उपमा। सोन नदी उसी रिफ्ट वैली में फंसी हुई है।
वो आसपास के पठार की ढलान को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो जमीन के अंदर बनी उस लाखों साल पुरानी दरार में कैद है। वो एक अंडरग्राउंड स्लाइड की तरह है जो पानी को सीधे उत्तर की ओर पटना के पास गंगा में मिला देता है।